वेतन आयोग से जुड़ी हुई महा उम्मीदों की लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के दिलों की धड़कनें इन दोनों एक खबर पर टिकी हैं। बात है 8वें वेतन आयोग की, जिसे लेकर देश भर के सरकारी गलियारों से लेकर कर्मचारियों तक, उनके ड्राइंग रूम तक सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि क्या आपकी सैलरी में उछाल आने वाला है, जो पुरानी सारी महंगाई को एक झटके में धो डालेगा। क्या आपका बैंक बैलेंस अब रफ्तार पकड़ने वाला है। जब भी नया वेतन आयोग आता है तो वो सिर्फ जेब में पैसे ही नहीं लाता है, बल्कि जीवन शैली, भविष्य के निवेश और परिवार की बड़ी उम्मीदों को एक नया पंख देता है। लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा सा अलग है। महंगाई दर, पुराने आंकड़ों का जो जोड़ घटाव चल रहा है, उसने उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया है। सवाल यह है कि क्या सैलरी का साधारण इंक्रीमेंट होगा या फिर इसे सुपर हाइक कहा जाएगा। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो रहे हैं। वहीं पर सरकार के वित्त मंत्रालय की बारीकी नजर देश की अर्थव्यवस्था और बजट के संतुलन पर टिकी है। सैलरी स्लिप में दिखने वाला बेसिक पे, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, एचआरए और पेंशन का ये पूरा खेल आखिरकार किस दिशा में मुड़ेगा। इस पूरे बदलाव का असर केवल सरकारी नौकरी करने वालों पर नहीं है, बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था और बाजार में खरीदारी की ताकत पर भी पड़ेगा। आइए एक महाबदलाव की पूरी कहानी को दर पर दर समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपकी जेब से जुड़ा हुआ मामला है। 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना तेज कर दिया। नियमानुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। हालांकि आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणाओं को लेकर प्रशासनिक गलियारों में प्रक्रिया जारी है। सूत्रों के अनुसार प्रमुख यूनियन के अनुसार सरकार के समक्ष कई ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, जिनमें स्पष्ट तौर पर यह मांग की गई है कि आयोग की औपचारिक घोषणा में अब बिल्कुल भी देरी ना की जाए। आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें, रिपोर्ट और गणनाएं पूरी करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। इसलिए यदि सरकार जल्द ही चेयरमैन और सदस्यों के नामों का ऐलान करती है, तभी तय समय पर इसकी सिफारिशें धरातल पर उतर पाएंगी। वित्त मंत्रालय के स्तर पर आंतरिक विचार विमर्श और वित्तीय आकलन का काम लगातार चल रहा है। केंद्रीय बजट और आगामी वित्तीय वर्षों के सरकारी खर्चे में इसके लिए बजटीय प्रावधानों की योजना बनाई जा रही है। ताजा अपडेट इस बात की ओर इशारा करते हैं कि फाइल प्रक्रिया में है और कर्मचारी संगठनों ने भी आगामी दिनों में वार्ता का दौर तेज करने की रणनीति तैयार कर ली, यानी कि कभी भी सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। लेकिन पूरा गणित क्या है? सैलरी का जो सुपर हाइक आखिरकार है क्या? क्या वाकई 7 माह की सैलरी दुगनी होने का गणित सही बैठ रहा है? सरकार ऐसा करने जा रही है? चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 7वें वेतन आयोग के तहत किसी कर्मचारी की शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो केवल डीए ही मर्ज नहीं होता, बल्कि एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है। अगर 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी को करीब 2.86 से 3 गुना तक बढ़ाने की सहमति बनती है, तो 18,000 की बेसिक सैलरी सीधे उछलकर 51,000 के आसपास पहुंच जाएगी। और इसी गणित को सैलरी का सुपर हाइक कहा जाता है। इतिहास के तौर पर अगर देखा जाए तो हर वेतन आयोग में कर्मचारियों की कुल इन हैंड सैलरी में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है। जब बेसिक सैलरी 3 गुना बढ़ती है तो उससे जुड़े अन्य भत्ते जैसे एचआरए, टीए और डीए की गणना भी नए सिरे से शुरू हो जाती है। हालांकि शुरुआत में डीए 0 हो जाता है, लेकिन बढ़ी हुई बेसिक पे के कारण कुल टेक होम सैलरी में भारी अंतर आ जाता है। यदि पिछले 7 सालों के वार्षिक इंक्रीमेंट और डीए बढ़ोतरी को जोड़ा जाए तो कर्मचारियों की कुल कमाई वास्तव में लगभग दुगनी हो जाती है। और इसलिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इस बात का इंतजार है। सरकारी कर्मचारियों के मन में यह सबसे बड़ा डर रहता है कि यदि सरकार आयोग के गठन या उसकी सिफारिशें लागू करने में देरी करती है तो क्या उनका एरियर का पैसा डूब जाएगा, काट लिया जाएगा? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है बिल्कुल नहीं। केंद्रीय सेवाओं में एरियर का कानून और परंपरा पूरी तरह से पारदर्शी है। यदि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 की तय सीमा के बाद
उदाहरण के लिए 2027 या फिर 2028 में लागू होता है तो भी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इसे सरल उदाहरण से समझिए, यदि कोई संशोधन 24 महीने में देरी से लागू होता है तो फिर कर्मचारियों को उन पूरे 24 महीने के अंतर का एक मुश्त अरियर के रूप में बैंक खाते में डाल दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान भी ऐसा ही देखा गया है। जब सिफारिशें लागू होने के समय ऐसा होता है, लेकिन कर्मचारियों को बकाया राशि का पूरा भुगतान एक साथ किया गया था। एरियर मिलने से कर्मचारियों के हाथ में एक साथ बड़ी रकम आती है, जिसका उपयोग वे अपने बड़े सपने निवेश के लिए करते हैं। इसलिए देरी का मतलब हक का मारा जाना नहीं होता है। वेतन आयोग के पूरे गणित को सबसे जादुई चाबी फिटमेंट फैक्टर होती है। लेकिन आम भाषा में यह फिटमेंट फैक्टर आखिरकार होता क्या है? सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कॉमन मल्टीप्लायर यानी कि गुणांक है, जिससे आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग के समय यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था। इसका मतलब यह था कि जिस कर्मचारी की 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी, उसे 2.57 से गुणा करके 18,000 के लगभग की नई न्यूनतम बेसिक सैलरी दी गई। और 8वें वेतन आयोग में जो कर्मचारी हैं, संगठनों की जो मांग है, वो इस फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, यानी कि 3.68 करने की मांग कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये 2.86 से 3 के आसपास तय हो सकती है। सरकार ये कर सकती है। यदि मान लें कि नया फिटमेंट फैक्टर 3 तय हो जाता है, तो आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी अगर 20,000 है तो उसे सीधे आप 3 गुना से गुणा कर दीजिए, तो आपकी नई बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपए हो जाएगी। और इस गणना में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI के आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है, जो देश में रोजमर्रा की महंगाई के स्तर को नापते हैं, चेक करते हैं। और इसी फिटमेंट फैक्टर के दम पर यह भी तय होता है कि छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारी तक किसकी सैलरी का ग्राफ कितना ऊपर चढ़ेगा, किसे कितना फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, ये तमाम तरह की चीजें देखी जाती है। इसलिए सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। अगर 24 महीने का समय पार भी हो जाता है तो भी घबराइए नहीं। आपको कितना भी लेट हो, 27 में लेट लागू हो या 28 में लागू हो, आपको पूरे अरियर के साथ